वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ चैलेंजर अंडरस्टैंडिंग सीरीज़। इस एपिसोड के अंदर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में आई हुई प्रॉब्लम का मॉडिफाइड वर्जन डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सर्कुलर ट्रैक पर जाएगा, लेकिन वो मीडियम यदि एक विस्कस मीडियम हो जहाँ पे कंटिन्यूस ड्रैग लग रहा हो तो उसका पाथ कैसा होगा, कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपके दिमाग में आने चाहिए और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके एक पैसेज की फॉर्म में अपन एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा हम अब तक कर रहे थे, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम को डाउनलोड कीजिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। और इस सीरीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि आपने एक मौका अपने आप को ज़रूर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सिचुएशन को देखते हैं कि भाई क्या गिवन है। तो हमारे पास ये गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को आपने एक वेलोसिटी दी है। लेट सपोज दैट वेलोसिटी इज यू वेक्टर, और इस पार्टिकल को आपने जिस मीडियम में प्रोजेक्ट किया है वो आपके पास नॉन मैग्नेटिक है और विस्कस मीडियम है। इस वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। बी हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जाएगा और स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करने के बाद में कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। लेट सपोज ये S1 इसका डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ आके पार्टिकल रुक जाता है। हमारी सिचुएशन में ये लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर, बढ़िया है। फिर इसी मीडियम के अंदर आपने पार्टिकल को दोबारा प्रोजेक्ट किया है। इस बार आपने सिचुएशन थोड़ी सी मॉडिफाइड कर दी। क्या मॉडिफाइड कर दी? इस बार आपने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया जो कि हमारे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। मैं सिचुएशन के लिए मान लेता हूँ, चलो अंदर की तरफ आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दिया। तो अब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, यानी कि अब पार्टिकल पे दो फोर्स लगने वाले हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक आपके पास ये ड्रैग फोर्स। इन दोनों फोर्स की प्रेजेंस में पार्टिकल का एक पाथ होगा, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा और पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उनके बारे में हमें पता करना है कि अब नया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नई डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा और पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो ये पता लग गया क्या गिवन है और हमें क्या सॉल्व करना है। एक बार फोर्स के बारे में सोचते हैं। इस मोमेंट पे एक पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन अपन राइट हैंड पाम रूल से देख सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी QVB हो जाएगी। और ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा। एक फोर्स और लगेगा और ये फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो ये स्पीड को कम करता रहेगा। तो सबसे पहले जो दिमाग में थॉट आता है ना वो ये कि सर स्पीड कम हो रही है और जितनी स्पीड कम होती है मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस उतनी कम होती है। तो पार्टिकल सिंपल ये मैग्नेटिक फोर्स होता तो पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे जाता, लेकिन अभी आपके पास विस्कस फोर्स की प्रेजेंस की वजह से पार्टिकल की रेडियस कम होती रहेगी और इस तरीके से धीरे धीरे रेडियस कम होते होते सर्कल के सेंटर पे जाके रुकेगा। तो ये सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है। वैसे ये गलत है। अब बात आती है, सर ये तो मजाक कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया, गलत हो गया। यहाँ दिक्कत क्या है, यानी पार्टिकल सेंटर पे जाके नहीं रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर जैसी हम बातें ही नहीं कर सकते। थोड़ा सोच के देखो, यही फोर्स कंटिन्यूसली एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगता तो नज़ारा ये बिल्कुल ऐसे ही होता जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पे यदि ड्रैग फोर्स होता, सेम सिचुएशन सोचो, तो वो पार्टिकल घूमते घूमते फाइनली न्यूक्लियस के ऊपर आके गिरता। वहाँ हमेशा फोर्स एक पॉइंट की तरफ लगता है। तो वो नज़ारा डिफरेंट है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मिक्स करोगे तो चीज़ें गड़बड़ होगी। तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तक मतलब यही मिस्टेक की होगी।
ऐसे बहुत सारे होंगे ना मेरे जैसे, कोई बात नहीं। अब आगे देख लो भाई, फिर क्या होगा, पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा भाई, इस तरीके से पार्टिकल जाएगा, स्पीड कम होती रहेगी, इसके सेंटर की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, और इस तरीके से कहीं पार्टिकल जाके रुकेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो पाथ जो हेलिकल दिमाग में आया था, हेलिकल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके का कुछ पाथ रहेगा, स्पाइरल पाथ बोल सकते हो, इनटू ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के अंदर बेंड होता हुआ स्पाइरल पाथ होगा, हेलिकल नहीं होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दोनों पार्ट के अपन अब मैथमेटिकल पार्ट पाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया। और ये जो मैंने पाथ दिखाया ना, इसकी लेंथ आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी, और यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आया तो ये फाइनली आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पे हमारा फोकस रहेगा। अब इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होकर इस पार्ट पे फोकस कीजिए कि भी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स इस तरीके से था कि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि पार्टिकल पे जो इम्पल्स लगेगी थ्रू आउट द मोशन, इम्पल्स हमेशा हमारे पास होती है एफ डी टी, और फोर्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा वी डी टी। और यहाँ पे जो वी डी टी है, इस वी डी टी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो S1 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया मैग्नेटिक फोर्स की एब्सेंस में। ठीक है, और जो जे वेक्टर होता है ये हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनली पार्टिकल रुक जाएगा। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और BS1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अपन दूसरे एंड पे चलते हैं, जब मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस में दो फोर्स लग रहा है, एक तो ये तो हमारे पास लग ही रहा है, दैट माइनस बी वी वेक्टर। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्या मैं इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, Q वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल पे जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है उसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स प्लस ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स का एडिशन करेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐड किया, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वजह से एक कितनी इम्पल्स लगेगी थ्रू आउट द मोशन। यदि मैं इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स जे वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ डी टी। ठीक है, और एफ के दो पार्ट हो सकते हैं, तो मैं इसे दोनों पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ, माइनस बी वी वेक्टर डी टी प्लस इंटीग्रेशन एफ बी डी टी, चलेगा? ये जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी बाहर आ जाएगा, अंदर वाले पार्ट को यदि अपन देखेंगे तो अंदर वाला पार्ट आपके पास पार्टिकल का अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को तो रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज द डिस्प्लेसमेंट इज S2। भाई ये दोनों अलग अलग है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में डिस्प्लेसमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। फर्क समझ में आया? आगे वाले पार्ट को देखते हैं, इसमें Q कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन V डी टी, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर ये कांस्टेंट है तो मैं उसे क्रॉस प्रोडक्ट के बाहर ले सकता हूँ ना, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ ना। तो इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए मैंने कैसे लिखा है। अब मज़ेदार बात है कि इसका पार्ट फिर से मुझे पता है कितना है ये, इसे मैं अगेन S2 वेक्टर लिख सकता हूँ। कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए भाई, Q S2 वेक्टर,
ये क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ये आपके पास इम्पल्स आ जाएगा जे वेक्टर। इसे अगेन मैं लिख सकता हूँ आपके पास फाइनल मोमेंटम अगेन जीरो, तो ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास एम यू वेक्टर। समझ में आ रही बात? अब दोनों केस में देखो, यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 में बात करूं तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो आपको नहीं पता उसको आप पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी टर्म्स में लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस बी S1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी S2 वेक्टर प्लस Q टाइम्स S2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। उम्मीद करता हूं यहां तक के पार्ट में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक के पार्ट में देखिए भाई, किसी को दिक्कत है तो यहां बोलिए, नहीं है ना? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे वाले पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर पे फोकस करते हुए, यहाँ पे मेरे पास एक S1 वेक्टर है और S1 वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास U की डायरेक्शन होगी। इक्वेशन 1 यही बोल रही है। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, पहले वाली टर्म जहाँ पे S2 वेक्टर है और दूसरी वाली टर्म जहाँ पे S2 और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। S2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इधर यदि मैं पार्टिकल को कहीं मैंने एक रैंडम डायरेक्ट इधर U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो मुझे पता है पार्टिकल ने कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो किया होगा, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कुछ ऐसा रहा होगा S2, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो S2 क्रॉस B आएगा ये आपके पास S2 के परपेंडिकुलर आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है ना? तो मैं बोल दूं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन दोनों वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड का मैग्नीट्यूड इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ का मैग्नीट्यूड इक्वेट करूँगा तो मैं लिखूँगा बी स्क्वायर S1 की न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर। दूसरे साइड में बात करता हूँ तो मैं लिखूँगा बी स्क्वायर S2 की न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा उस पर बात करते हैं। यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या आएगा Q। अब S2 और B दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अपन ये लिख सकते हैं, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? S2 B के परपेंडिकुलर है और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो अगेन S2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया है, ठीक है। डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो अपन उस पर भी आ सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया। अच्छा, यहाँ से अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या S1 और S2 में रिलेशन बता सकता हूँ? मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस रिलेशन पे फोकस कीजिए भाई। अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के अंदर रिलेशन, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके अपन B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, आपके पास B स्क्वायर S1 स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर S2 का स्क्वायर, ये हमारे पास B स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो मैं B को ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड B इज स्मॉल b डिवाइड बाई Q S2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं अपन वन बाय वन क्या एग्जैक्टली पूछा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए भाई। ये आप कुछ इक्वेशन मान लीजिए जैसे 3, S1 क्या है S2 क्या है ये पता लग गया ना। अब देखो भाई वापस पहले पार्ट में ये बोला था कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पार्टिकल मूव, तो पार्टिकल हमारा स्पाइरल पार्ट में चलेगा इनटू ए पॉइंट, तो ये सही है। दूसरे बोला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए पार्टिकल प्रैक्टिकल स्टॉप 6 मीटर अवे फ्रॉम द प्रोजेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड। आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में आपके पास 10 मीटर पे रुकता है, तो S1 की न्यूमेरिकल वैल्यू इन्होंने 10 दे दी
और S2 की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 दे दी और फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछिए। डायरेक्ट फार्मूला जो अपन ने देखा अभी ये वाला, इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट पार्ट में ये बोला है कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल कर दो बिना उसकी डायरेक्शन चेंज किए, तो पार्टिकल अब कितना दूर जाके रुकेगा। बस आप S2 को लिखो B की टर्म्स में, देखो B को डबल करने पे क्या होता है। आसान पार्ट है। अभी आपने यहाँ पे B निकाला है ना, इस B को डबल कर दो और वापस इक्वेशन पुट करो और S2 निकाल लो। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा पार्ट है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो है डिस्टेंस वाला पार्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस हो, एक ही पार्ट है ना जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। यदि वर्क डन नहीं होगा तो आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो दोनों में इक्वल है, तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये ड्रैग फोर्स करेगा। इस वजह से जो लेंथ ट्रेवल होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो दोनों ही केस में इक्वल होगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदा रहिए।